नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सच है कि दुनिया के कई हिस्सों के अंदर जमीनी वॉर चल रही है, लेकिन एक ऐसी वॉर जिसने पूरी दुनिया को अनसर्टेन कर दिया, वो टैरिफ वॉर। और उस टैरिफ वॉर का इंपैक्ट हर एक छोटे से बड़े देश के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। भारत एक बड़ा देश है, भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक बड़ा प्रोड्यूसर है जो खेती से लेकर मिसाइल तक एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या इस टैरिफ वॉर के अंदर उस पर कोई असर पड़ा है? और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर आपदा एक अवसर लेकर आती है, क्या ये टैरिफ वॉर भारत के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया जो भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेकर जाएगा? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया है टैरिफ वॉर और इसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक रिलेशन पर क्या होगा। इस पर बात शुरू करें, लेकिन ये पूरा जो नजरिया है ये हमारे सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर का है, क्योंकि वो वैश्विक स्तर पर जो चल रहा है उसको सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो शुरुआत आपके साथ ही ओपनिंग रिमार्क के साथ कि इस सेशन के अंदर हम जो खोजने की कोशिश करें, क्या वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी या एक अलार्मिंग स्टेज हम बताने वाले हैं कि भाई क्या हो सकता है? थैंक यू विजेंद्र। सबसे पहले तो इस परिचर्चा में भाग लेने वाले राजस्थान के व्यापार और उद्योग जगत के सभी महानुभावों, हस्तियों का मैं चैनल की ओर से और फर्स्ट इंडिया मीडिया हाउस की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए इसमें। अभी जो टैरिफ को लेकर के माहौल बना हुआ है, ये राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में और आप कहें तो पूरे विश्व में एक अनिश्चितता का माहौल बना करके इसने रखा हुआ है। कभी बात आती है कि अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया है, फिर उस अनिश्चितता के मारे आपका जो बाज़ार है वो टूटने लगता है। फिर बात आती है कि वो अभी 90 दिन के लिए स्थगित हो गया है। और इस पूरे अनिश्चितता के वातावरण में मैं समझता हूँ कि व्यापार पे असली असर आए ना आए, लेकिन सेंटीमेंट पे बहुत असर आया है। सब लोगों के दिमाग में ज़्यादा है कि ये बहुत अनिश्चित माहौल हो गया है। आने वाले समय में व्यापार उद्योग किस रूप में जाएंगे, कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, विश्व में जो महाशक्तियां हैं वो किस ढंग से उनका पुनर्गठन होने वाला है। चीन, रशिया, यूएस, भारत, इस तरह के बड़े कंट्रीज़ और यूरोप, इन सब का किसके साथ ज़्यादा तालमेल होने वाला है और उसका व्यापार उद्योग पे क्या असर आने वाला है, ये आज सबके सामने एक विषय था। तो हमने सोचा कि हम इस विषय पे एक ऐसी परिचर्चा करते हैं जिसमें अपने अपने क्षेत्र के सभी विद्वान, अनुभवी लोगों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे जानते हैं कि वास्तव में ख़ास तौर पे राजस्थान के संदर्भ में किस तरह का प्रभाव इस पूरे वातावरण का पड़ रहा है। क्योंकि राजस्थान, अगर हम बात करें तो राजस्थान के जेम एंड ज्वेलरी, राजस्थान के जो टेक्सटाइल एंड अपैरल, राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को ले लीजिए, राजस्थान का फार्मा ले लीजिए, राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स ले लीजिए, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मुझे जानने में आया था कि बाड़मेर से जो जीरा जाता है उस जीरे पे भी असर आने वाला है। तो राजस्थान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही है। तो राजस्थान के संदर्भ में ख़ास तौर पे इस पूरी सिचुएशन का क्या असर आने वाला है, क्या लोगों को वास्तव में चिंता करने की ज़रूरत है, क्या लोगों को वास्तव में अपने बिज़नेस को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, या ये एक टेम्परेरी अनिश्चितता है और बाकी सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। और कई बार, जैसे अभी विजेंद्र ने कहा, आपदा में अवसर होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा नया बाज़ार हम एक्वायर कर लें, नए बाज़ार में हम अप्रोच कर लें और हो सकता है हम पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएं। तो यही जो विरोधाभासी मुद्दे हैं या जो अनिश्चितताएं हैं, अस्पष्टताएं हैं, हम चाहेंगे कि आज आप सब लोगों से बात करके हम उन विषयों पे आपके जो एक्सपर्टीज़ है उसका ज्ञान हमको मिले, उसका लाभ हमको मिले और हमारे माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को, राजस्थान के 8 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल सके और पूरे भारत में भी एक इसको इस रूप में देखा जाए कि सही स्थिति ये होने वाली है। अगर राजस्थान के साथ ये स्थिति है तो यूपी, बिहार या अन्य प्रदेशों के साथ भी कैसी स्थिति होने वाली है। तो इस पे हम मंथन करेंगे आपके साथ में, आपकी राय जानेंगे और देखेंगे कि ये आने वाला समय इस टैरिफ वॉर की वजह से अच्छा होगा या उसमें कोई दिक्कत आने वाली है। एक बार तेजी से मैं अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हमारे साथ पैनल में हैं जगदीश सोमानी जी हैं, वीकेआई प्रेसिडेंट हैं, सर स्वागत है आपका। अरुण जी अग्रवाल हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। रघुश्री पोद्दार जी हैं, पूर्व प्रेसिडेंट फिक्की फ्लो से हैं। रक्षित पोद्दार जी हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से हैं।
अतुल गुप्ता जी है चेयरमैन ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया से, अजय अग्रवाल जी है सेंटर स्पाइन व्यापार परिषद अध्यक्ष विद्याधर नगर से, हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं जो कि संरक्षक हैं वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ गारमेंट एक्सपोर्ट के, संकल्प गुप्ता जी डायरेक्टर ऑफ टेको जयपुर, सीए तुषार सिंघल जी हैं, सुनील गोयल जी मार्केट एक्सपर्ट हैं, अंकित अवस्थी जी हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, नवनीत झालानी जी हैं कोऑर्डिनेटर हैं राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स जॉइंट फोरम से, गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं सीईओ हैं मेंबर हैं वो, ईपीसीएच के मुद्रिका जी हैं डायरेक्टर हैं चंद्रा ग्रुप से। सुनील जी, क्या वाकई में जो इम्पैक्ट इस वक्त मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है क्या ये वही पॉजिटिव इम्पैक्ट है? और जो मुद्रिका जी ने कहा कि दो की लड़ाई में साइड में रहना चाहिए, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, यह हमें बचपन से सिखाया गया है, तो क्या भारत उस फायदे के लिए तैयार है? मैं इसको पूरा 10-11 साल का एक सिनॉप्सिस के रूप में देना चाहूँगा कि हमारी जो नई सरकार पिछले 10-11 सालों से है, उन्होंने कहते हैं ना अपने खुद के अंदर झांक के स्वॉट एनालिसिस पूरा किया है कि मेरे देश की मेरी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है। उनको देख करके उन्होंने को आई शेडो नहीं किया बिल्कुल भी कि यार मैंने आँख बंद कर दी तो मालूम बड़ा बिल्ली भाग जाए, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने पहले अपने देश को बहुत अच्छे से समझा, चूँकि प्रीवियस एक्सपीरियंस उनका गुजरात के साथ बहुत अच्छा बेहतरीन रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका में प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। आप देखिए चाइना 30% पावर एक्सेस जनरेट करता है और उसका एकमात्र यूज़र यूएसए है। आज अगर ट्रंप सरकार ये सोचे कि वो सारे प्रोडक्शंस को अमेरिका में शिफ्ट कर ले, मेरे ख्याल से उनकी ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आम अमेरिकन को काम करने की नेचर नहीं है, उसकी आदत में नहीं है। मैं इसको पॉजिटिव रोड में ऐसे लेता हूँ कि मोदी जी एक बहुत सैड सुलभ इंसान है, वो अपने काम से काम करते, 16 घंटे उन्हें काम करना है। हमारा जो अखंड भारत था, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक ये सब जोड़ते पुराना, हज़ारों साल पुराना, तो वहाँ तो सारी जो प्रॉब्लम वो पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एक और नया पैदा हो गया। इनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह पर आता है और वो आता है सऊदी अरेबिया। अगर वहाँ से उनकी फाइनेंसिंग पंपिंग बंद हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक हुई भी है, अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को फंड करना ऑलमोस्ट बंद जैसी स्थिति में आ गया है। तो मैं एक सारा क्रेडिट देता हूँ थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने सारे काम को मुझे लगा कि मैं एक शेयर बाजार से जुड़े व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आ गए। नहीं, मैं तो शेयर बाजार में आ रहा हूँ, मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ भाई 90 डेज के लिए जो इम्पोज किया गया है उससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी अनसर्टेन है या स्टेबल हो गया है? एग्रीकल्चर अभी अनसर्टेन है या स्टेबल हो गया है? फार्मा सेक्टर में मैं स्टेबिलिटी इसलिए मानता हूँ कि किसी जमाने में हम लोग एपीआई जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो जनरिक मेडिसिन में काम आता है, उसमें इंडिया आज से 10 साल पहले तक इम्पोर्टर था। लेकिन ड्यूरिंग द कोविड हम पीपी किट भी इंपोर्ट करते थे, लेकिन 1 साल के बाद हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। तो पिछले 10 सालों में जो एपीआई के प्रोडक्शंस इंडिया में बढ़े हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े, और यही वजह को जेनरिक मेडिसिन का आज इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर टू अमेरिका है। अगले हफ्ते हो सकता है इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री जो ट्रंप को बोले कि हमारा ये चार्ट होगा, और ट्रंप साहब बोले ठीक है ओके प्रोसीड। ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेज पर है, और उसी का नतीजा है कि हमारा स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी रिएक्शन और एक्शन देता है। हम लोग ऐसा कहते हैं पिछले 40 सालों में कि स्टॉक मार्केट में जब फाइनेंस मिनिस्टर कुछ लिख रहे होते ना ऐसे ही हों, तो शायद ऊपर को शीशा लग रहा होता है और वो न्यूज़ हमारे बाहर आ रही होती है। तो रोज़ की पोजीशन है ये, तो मेरे ख्याल से ये 7-8-10 दिन की तो इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंडिया बिल्कुल फाइनेंशियल सेक्टर में एक सुपर पावर बन के उभरेगा। एक अंतिम आपके बीच में चर्चा को शुरू करते हैं, शुरुआत आपके साथ सर। बताइए इस साल के अंत में आप बाजार को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हम ये भी तो चेक कर रहे हैं ना कि इकोनॉमिकली भारत पर क्या असर पड़ रहा है, बाजार कहां रहेगा इस साल के अंत में? पहले अपन जीडीपी की बात कर ले। मैं जीडीपी 7% के आसपास जीडीपी का मेरा नज़रिया है। हालांकि लोग 6.5, 6.4 और 3 की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा नज़रिया जीडीपी 7% के आसपास है। भाई मैं अपने दर्शकों एक बार रोक के मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, दरअसल जब ये टैरिफ वॉर शुरू हुई ना, उस दौरान जो इंटरनेशनली विश्लेषण हुआ ये हुआ कि भारत की जीडीपी में 0.6% की गिरावट आएगी, और जो एक आकलन लगाया गया तो 6.4 से 6.6 के आसपास बताया गया। सुनील जी ये कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, और फायदा इतना होगा कि 0.4 के आसपास की इसमें बढ़ोतरी होगी। उसकी बढ़ोतरी के पीछे वजह है कि हम लोग हिंदुस्तानी क्या बड़ा सेंटिमेंटली इमोशनली काम करते हैं, डरते भी बहुत जल्दी हैं और डिपॉजिट और जमा संग्रहण भी बहुत जल्दी से करते हैं।
तो जैसे भी वॉर फ्लक्चुएशंस हुए, हमारे स्टॉक मार्केट में लोगों के डिपॉजिट का जो रेशो है वो बढ़ा है। आरबीआई ने अपने रेट्स कम किए, चाहे वो रेपो रेट कम की हो या ब्याज दरें कम की हो, उन सबसे लिक्विडिटी बढ़ी है, मार्केट में पैसा फ्लो में आया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब बताइए सर, बाजार कहाँ खड़ा होगा इस साल के अंदर? देखिए सर, मैं बाजार में 4 चीज़ कवर करता हूँ, सोना, चांदी। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ रहेगा? अब सेंसेक्स चूंकि मैं डील नहीं करता, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ, बैंक निफ्टी 65,000 दिसंबर का लेवल मानता हूँ। 65,000 यस, निफ्टी, अपन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसी को मैं ट्रेड करता हूँ। और अपन जब 8 अप्रैल को मिले तो 49,000 मतलब आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि 49 शायद था। सेंसेक्स आपका 90,000 90,000 के आसपास सेंसेक्स होगा। मार्च के आसपास जो बजट हमारा आएगा तब ये 1 लाख के आसपास सेंसेक्स होगा। बाजारों में मंदा नहीं है, हाँ, लेकिन हमें कंपनियों में बच के चलना है। जैनसॉल जैसी घटना से बचना है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की स्टडी करके अपना होमवर्क करके शेयर बाजार में चलना। डिप्लोमेसी के फील्ड में भारत बहुत आगे जा चुका है, जहां रूस भी हेल्प मांगता है, अमेरिका भी हेल्प मांगता है, फ्रांस भी हेल्प मांगता है। ये हमें बताता है कि हम अब इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की स्थिति में, और वो वर्ल्ड ऑर्डर भारत के हिसाब से चलेगा, क्योंकि भारत कहता जरूर है कि वो ना इस ओर है ना इस ओर है, लेकिन भारत ये भी कहता है कि वो शांति की ओर है और विकास सिर्फ शांति के साथ हो सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।